रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। टॉपिक भी बेरोजगारी ही थी और अभी भी थोड़ी चर्चा भी इसी पे हो रही थी कि सही तरीके से पढ़ेंगे और साथ में लगे रहेंगे तो कामयाबी मिलती ही है। मैं कहता भी हूं कि नित्य दिन छात्रों का मैसेज नए पुराने छात्रों का आता रहता है और यदि मेरे पास सही समय पे पहुंच जाते हैं तो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अन्यथा हमारी प्राथमिकता समझते ही हैं कि पहली प्राथमिकता होती है कक्षा का संचालन लंबे काल तक हो। आज भी कक्षा का परिचालन लंबे काल तक होगा। 2 चैप्टर तो मैंने कहा था कि आज मैं पूरा करूंगा, एक बेरोजगारी और दूसरी योजना। इस दोनों को मैं आज पूरा करना चाहूंगा और ये दोनों टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश में मैं पढ़ाता रहता तो कहता ये दोनों टॉपिक, बिहार में पढ़ा रहा हूं तो कहूंगा ये दोनों टॉपिक, इस दोनों को आज अंतिम रूप देंगे। बेरोजगारी, कल भी मैंने बताया था कि गरीबी और बेरोजगारी भारत की 2 सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक समस्या है। भारत की 2 सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक समस्या है और उसी कड़ी में सबसे पहले आपने गरीबी को जाना। गरीबी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके विषय में मैंने बता ही दिया कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो गरीबी का नया मानक है वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अलावा यदि क्वेश्चन ट्रेडिशनल पूछे जाएंगे तो गिनी गुणांक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या और ट्रेडिशनल यदि पूछना चाहे तो पूछा जाएगा रंगराजन और तेंदुलकर, इसने किस चीज को आधार बनाया था? व्यय को, मासिक उपभोग व्यय को। तो वो भी पूछता है परीक्षा में कि तेंदुलकर समिति ने निम्नलिखित में से किसे आधार माना? कैलोरी को, मासिक उपभोग व्यय को, आय को, नहीं उत्पादन को, तो क्या होगा? मासिक उपभोग व्यय को। तो इस तरह से भी सब लिखा हुआ आता है। कहते भी हैं हम कि कॉपी जरूर पढ़िए, क्वेश्चन जरूर बनाइए। क्वेश्चन बनाने से, अभी भी बच्चे ने कहा कि क्वेश्चन बनाने से आप लोग को जब 100 क्वेश्चन का सेट लेते हैं तो उस दिन यदि हम लिख देंगे तो आधा लड़का नहीं आएंगे, ठीक है। और बाद में इसके महत्व को समझेंगे कि बताइए बच्चे ने कि कक्षा में 100, 200, 400 के बीच बैठ करके बनाने का मजा ही कुछ और है। और फिर एक गलती जब आदमी कर दे तो दूसरी बार वो गलती नहीं करनी चाहिए। कहते भी कि कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हैं, यदि 20 क्वेश्चन गलती कर दिए तो उसको डायरी में नोट डाउन कीजिए। विशेषकर सामान्य अध्ययन का, मैथ का तो डायरी में नोट डाउन नहीं होगा, लेकिन सामान्य अध्ययन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको 1-2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए और फिर उस पर काम कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ तो मैथ रीजनिंग का तो फिक्स रहता है, 10 अध्याय है, 15 अध्याय है, उसमें हर में 2-4 टाइप है, उस 2-4 टाइप पर क्या करना, मास्टरी करना है। एक मेरा छात्र था निरंजन, रेलवे में अच्छे जगह पे है अब, तो उसको मैथ नहीं आती थी और उस समय भी सुजीत सर पढ़ा रहे थे शायद। तो अब तो सुजीत सर थोड़ा सा व्यस्त है, सरकारी नौकरी मिल गई है तो स्वाभाविक है कि हर सब्जेक्ट को ले नहीं पाते हैं। तो जब वो पढ़ा रहे थे, हाँ, तो घुसता था उसको कम, दिमाग में होता है कुछ का दिमाग काम नहीं करता है। तो क्या किया, वो 2000-3000 सवाल ही याद कर लिया सब दिन। वो 10 सवाल याद करता था, रटता था, ठीक है कि नहीं। मैथ भी रट लिया और रेलवे में भी मैथ की महत्ता तो 30-40 क्वेश्चन की होती ही है। तो संजोग से उसमें से पकड़ा गया, इधर ठीक ठाक था ही, पास कर गया। तो अब ऐसा नहीं कि हमने कह दिया तो आप सब लोग रटने पे बल दे दीजिए, ठीक है कि नहीं। हाँ सर, आज आपने मूल मंत्र दे दिया है, अब हम लोग भी
उसी सवाल को रट लेते हैं। कुछ सवाल तो काम आ ही जाएगा, यदि रटे रहिएगा तो कुछ ना कुछ सवाल तो काम आएगा ही। फिर चलिए अपने मूल में आ जाइए। तो मूल यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार एसएससी और सेंट्रल एसएससी में पहला दिन मैं बताता भी हूँ कि बिहार एसएससी में अंग्रेजी की प्रधानता नहीं होती है, सेंट्रल एसएससी में अंग्रेजी की प्रधानता होती है। और अब तो अंग्रेजी और जीएस की ज़्यादा प्रधानता हो गई है, मैथ और रीजनिंग की प्रधानता कम हो गई है सेंट्रल एसएससी में। लेकिन बिहार एसएससी में अभी भी 150 क्वेश्चन की जो परीक्षा होती है उसमें 100 क्वेश्चन के आसपास 90 से 105 क्वेश्चन तक समान अध्ययन होते हैं और रेस्ट में मैथ और रीजनिंग होते हैं। तो मैथ और रीजनिंग एक ऐसा विषय होता है जिसमें आप 50 क्वेश्चन यदि आया तो 49 तक ला सकते हैं। जीएस में तथ्य है, तथ्य 5-10 तो भूलिएगा ही, उसको कितना भी हम कहेंगे कि नहीं याद रखना है तो भूलने वाली चीज़ है, उसको भूलिएगा ही, उस पर गलती होगी ही। लेकिन मैथ रीजनिंग की यदि अच्छा से अभ्यास कर लेते हैं तो 47, 48, 49 क्वेश्चन तक बन जाता है और बहुत काम आसान हो जाता है। और 125-30 प्लस यदि आप रहते हैं तो किसी भी स्तर पे आपको अच्छे पद मिल ही जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में करके रखिए। मूल में आ जाएंगे तो मूल हमारा है इकोनॉमिक्स की कक्षा में है। मैं कहाँ से चला था इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स क्या है मैं वहाँ से चला था। एडम स्मिथ इसके जनक, लेसेस फेयर सिस्टम, वहाँ से मैंने इसकी शुरुआत की थी। और फिर मैंने इकोनॉमिक्स के टाइप को बताया। इकोनॉमिक्स के टाइप के कड़ी में इकोनॉमिक्स के क्षेत्रक के विषय में जानकारी दी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के विषय में बताया और ढेर सारी विकास की अवधारणाओं को बताया। लेकिन उसके पहले आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच में अंतर को बताया। विकास के ढेर सारी अवधारणा में के क्रम में क्या आता है? मानव विकास सूचकांक नहीं, आर्थिक विकास, सतत विकास नहीं, ढेर सारी विकास की जो अवधारणाएं हैं उससे हमने और कुछ इंडेक्स से भी परिचय कराया जैसे विशेषकर मानव पूंजी सूचकांक, जैसे जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। ये सब ऐसे तथ्य हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड है। क्यों मैं कहता हूं कि जाइए जितना पढ़ा दिए निश्चिंत रहिए, पूरे विश्वास और जिम्मेवारी से कहता हूं कि पकड़ाएगा ही। यदि आप उन चीज़ों को समझ लिए, रट लिए और रेगुलर रहे तो फिर आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं आ सकती है, ठीक है कि नहीं? और चीज़ों को बार बार यदि आप देख रहे हैं, 2 बार 3 बार सुन रहे हैं, 2-4 बार याद कर रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जैसे कठिन प्रश्न हो। आजकल ये अवधारणा बड़े स्तर में भी पूछे जाते हैं और छोटे स्तर में पूछे जाते हैं। स्वाभाविक है कि बड़े स्तर में थोड़ा बड़े टाइप से पूछेगा, थोड़ा सत्य पर विचार करें, 1, 2, 3, 4 सही है। आपकी परीक्षा में थोड़ा सा सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन तरीके से ही पूछेगा। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। मैंने कल कहा था कि गरीबी के जो निवारण के जो योजना है उसको आज बेरोजगारी में, दोनों की योजना तो समान ही है। नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा रोजगार प्रदान करता है कितने दिनों का? 100 दिनों का। कब आया था वो एक्ट? 2005 में। 2005 में 2-3 एक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक आरटीआई एक्ट भी था जिसको हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम से जोड़ कर देखते हैं। इसके बाद घरेलू हिंसा विधेयक भी था, ठीक है कि नहीं? तो ये सब एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है समय समय पे। अभी जैसे दूरसंचार विधेयक इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे चुनाव सुधार विधेयक इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे आईपीसी और सीआरपीसी से जुड़ा हुआ जो विधेयक है वो इंपॉर्टेंट है। तो उन सब की जानकारी आपको समय समय पे दी जाती है। और इसी क्रम में हम लोग आज बेरोजगारी को देखेंगे। अब सवाल उठता है कि बेरोजगारी में सबसे पहले तो कोई चीज को पढ़ते हैं तो उसकी अवधारणा को पढ़ेंगे कि बेरोजगारी क्या है। तुमसे बेहतर बेरोजगारी को कौन समझ सकता है? तो ऐसा नहीं कहना कि सब जिसको काम नहीं है वो बेरोजगार है, नहीं, ये बेरोजगारी का डिफिनीशन नहीं है। बेरोजगारी का डिफिनीशन है कि जनसंख्या लाभांश वाले वर्ग में हो, काम के योग्य हो और साथ में काम की इच्छा रखता हो। तुम लोग इच्छा ही नहीं रखते हो, तुम लोग नहीं, सुनो ना, तुम ईटा ढोने वाली इच्छा रखती हो? नहीं रखते हो। आप लोग की इच्छा एक सर्टेन पद पे जाने की इच्छा है, ठीक है कि नहीं? और आपकी योग्यता के अनुरूप यदि मार्केट में काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तब उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? उस स्थिति को बेरोजगारी कही जाएगी, ठीक है कि नहीं? एक आईएएस की तैयारी करने वाला छात्र बेरोजगार नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि हमें इस सर्टेन पद से कम पे हमें नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी एक स्थिति है और उस स्थिति में क्या होता है कि एक सर्टेन वर्ग है। अब 7 साल का बच्चा कहेगा कि हम बेरोजगार हैं, तो वो तो नहीं होगा। 7 साल का बच्चा के जो जनसंख्या लाभांश में है, जो उत्पादन से जुड़ा हुआ
जुड़ा हुआ वर्ग है। 64% हमारा जनसंख्या लाभांश है। पढ़े है ना कि 2 वर्ग जनसंख्या निर्भरता वाला वर्ग होता है। एक बच्चा 0 से 14, एक 60 के बाद 59 के बाद का जो अवस्था है, ठीक है कि नहीं, तो वो जनसंख्या निर्भरता वाला वर्ग है। और जनसंख्या लाभांश वाला आप जो है वो क्या है, जनसंख्या लाभांश वाले हैं। पढ़ लीजिएगा, ये 4 खंड को पढ़ लीजिएगा, 5-7 परीक्षा दीजिएगा, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा यदि अच्छे से पढ़िएगा तो। ये नहीं कि उन देवियों की तरह, उन देवताओं की तरह कभी आकर के थोड़ा सा टहल लिए, अटेंडेंस बना लिए, तो यहाँ अटेंडेंस का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आप जितना काम करके रखिएगा, जितनी मेहनत कीजिएगा, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है कि नहीं। तो शुरुआत करना चाहेंगे तो लिखेंगे। हाँ, स्वस्थ भी होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। व्यक्ति कैसा होना चाहिए, हाँ, ऐसा नहीं कि बीमार हो। देखिए हम कहें कि स्वस्थ भी रहना चाहिए, तो विवेक जी तन के बैठ गए हैं। ऐसा नहीं कि सर इनको बीमार कह दे। तो लिखिए, स्टार्ट करिए। देखिए, ऐसी कार्यकारी जनसंख्या, ऐसी कार्यकारी जनसंख्या बेरोजगारी में, ऐसी कार्यकारी जनसंख्या ऐसी कार्यकारी जनसंख्या जो स्वस्थ हो, जो स्वस्थ हो, जो स्वस्थ हो और काम करने की इच्छा रखता हो, और काम करने की इच्छा रखता हो, और काम करने की इच्छा रखता हो, लेकिन उसे काम, लेकिन उसे काम उसकी योग्यता के अनुरूप, लेकिन उसे काम उसकी योग्यता के अनुरूप नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति को, तो उस स्थिति को, उस स्थिति को क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है, बेरोजगारी कहेंगे। याद रखिएगा, मतलब कि काम के योग्य भी हो, स्वस्थ भी हो, लेकिन उससे काम नहीं मिल पा रहा, तो यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। और आजकल की तारीख में बेरोजगारी बढ़ रहा है। इसका क्या कारण है, इसका कारण है बढ़ती जनसंख्या, इसका कारण है इकोनॉमी का जो जो एब्जॉर्प्शन पावर होनी चाहिए उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। एक दिन बताए थे गिग इकोनॉमी, बताए थे क्या था गिग इकोनॉमी, संविदा आधारित रोजगार, अस्थायी रोजगार की जगह आपकी संविदा आधारित रोजगार अधिक है। इसी क्रम में मैंने बताया कि बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है जैसे ये लोग, महिलाओं की संख्या बढ़ गई पढ़ाई में, ठीक है कि नहीं, क्यों, क्योंकि शिक्षा ली, ठीक है, शिक्षा के बाद क्या जाए चाहेगी, रोजगार चाहेगी। तो महिला सशक्तिकरण, आज महिलाएं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि पहले की तुलना में महिला अधिक सशक्त हुई। किस कारण से, एजुकेशन और हेल्थ। पहले कोई महिला कहती थी कि नौकरी करेंगे, थोड़ा सबके बात बुते के बात नहीं छो, नहीं, गिरजा बाबू लाल बाबू था, यही नौकरी करेगा। इसकी जो सिस्टर है, बहन है, वो नौकरी नहीं करेगी, क्यों, महिला है, बड़ा दिक्कत है, जाए आवे बहुत तरह के लफड़ा छे, नहीं। तो अब लेकिन कंसेप्ट बदल गया। अब देखिए आप सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी जाकर महिलाएं ऑटो से रोजगार कर रही हैं। अभी तो हजारों लड़के लड़कियां जो हैं, मतलब सैकड़ों लड़कियां, हजारों छात्र अभी शिक्षक बने हैं, ठीक है कि नहीं। रोज 10 लोग मिलने आते हैं। तो देखता हूं मैं
कि महिलाओं की संख्या उसमें क्या है, अधिक है, ठीक है कि नहीं। तो स्पष्ट है कि महिलाओं की जो सशक्तिकरण है वो भी क्या कर रहा है, रोजगार को बढ़ा रहा है। साथ ही कई तरह के एजुकेशन का विस्तार हुआ है। आजकल छोटे छोटे जगह पे भी बहुत सारी संस्थाएं का विस्तार हो गया। पहले संस्थाएं शहरों में, बड़े शहरों में होती थी, नहीं दिल्ली, पटना, बॉम्बे, इन सब जगहों पे ही होती थी, लेकिन अब आप दरभंगा, बेनीपुर, बोराम में भी आप उन सेंटर को देख सकते हैं। अब तो इन सब के कारण क्या हुआ कि स्किल डेवलपमेंट भी हुआ, तो अब डिमांड करता है, नौकरी मांगता है सरकार से। नर्सिंग का कोर्स कर लिया तो नर्सिंग का कोर्स करने का तो बैठेगा तो नहीं, वो सरकार से क्या करेगा, डिमांड। अभी नर्सिंग के कोर्स में के बाद मैं सुन रहा हूं कि राज्य सरकार 1.25 लाख करीब नर्सिंग के क्षेत्र में रोजगार दे रही है, ठीक है, हॉस्पिटल के क्षेत्र में रोजगार दे रही है। मूल बिंदु पे आ जाइए, मतलब ऐसे भी सरकार कितनी भी निजीकरण पे बल दे दे, लेकिन दो चीज पर हमेशा सरकार के जो नियंत्रण है उसी में रहेगा। जैसे एक एजुकेशन और दूसरा स्वास्थ्य। एजुकेशन और स्वास्थ्य का प्राइवेटाइजेशन और कानून व्यवस्था, इस तीन का प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं हो सकता है। मूल बिंदु पे आ जाइए, तो यही स्थिति क्या है कि बदलते समय में जनसंख्या बढ़ी, महिला सशक्तिकरण हुई, और जो टेक्निकल एजुकेशन का विस्तार हुआ, इन सब कारणों से बेरोजगारी क्या हुई, और बढ़ गई, ठीक है कि नहीं। दूसरा कि जो हमारा प्राथमिक ढांचा था, प्राथमिक ढांचा क्या था, कृषि, और कृषि कमजोर हो गया। इसके अलावा मेंटलिटी भी, जो पढ़ लिख ली है, जिन्होंने डिग्री ले ली, वो कृषि क्षेत्र से जुड़ना नहीं चाहते हैं। कृषि का कोर्स करके, एमएससी पीएचडी करके वो कृषि करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको व्हाइट कलर जॉब चाहिए। आप जिस कलर जॉब की तलाश में हैं वो कौन सा जॉब है, उसको व्हाइट कलर जॉब कहते हैं। ऐसा नहीं कि उस कलर में व्हाइट लगा, रंग लगा हो तो उसे व्हाइट कलर कहते हैं। व्हाइट कलर जॉब का मतलब होता है कि सरकारी सेवा का क्षेत्र में जो योगदान देना चाहता है उसे। कभी कभी इस तरह के जो वर्ड्स है जो मैं बोलता हूँ वो भी आपकी परीक्षा में पूछे आते हैं, जैसे श्वेत पत्र, कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए हम श्वेत पत्र जारी करें। श्वेत पत्र का मतलब होता है कि सरकार अपनी इकोनॉमिक कंडीशन का रियल रूप से मूल्यांकन कर जो प्रदर्शित करती है उसको हम लोग श्वेत पत्र कहते हैं। कॉपी के ऊपर में लिख लो, श्वेत पत्र क्या होता है। अर्थव्यवस्था में श्वेत पत्र क्या होता है, लिखेंगे अर्थव्यवस्था में श्वेत पत्र, कॉपी के ऊपर में ध्यान रखिए। अर्थव्यवस्था में श्वेत पत्र, अर्थव्यवस्था में श्वेत पत्र, अर्थव्यवस्था में श्वेत पत्र सरकार की अर्थव्यवस्था की भौतिक स्थिति को दर्शाता है। सरकार के अर्थव्यवस्था की भौतिक स्थिति को दर्शाता है। भौतिक स्थिति को दर्शाता है। भौतिक स्थिति को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? श्वेत पत्र दर्शाता है। नेक्स्ट, आगे चलिए, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। उल्लेखनीय है कि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नीचे नीचे, ऐसा नहीं कि ऊपर, नीचे। उल्लेखनीय कि बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक वृद्धि का कम होना, आर्थिक वृद्धि का कम होना, आर्थिक वृद्धि का कम होना, और जनसंख्या लाभांश की स्थिति, और जनसंख्या लाभांश की स्थिति, जनसंख्या लाभांश की स्थिति, जनसंख्या लाभांश की स्थिति के कारण बेरोजगारी की दर में
बेरोजगारी की दर में इजाफा हुआ। इजाफा मतलब बढ़ोतरी, इजाफा हुआ है। ठीक है, इजाफा हुआ है। कभी कभी आपसे तथ्यात्मक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अवधारणात्मक दे दिया। क्या है अवधारणात्मक? क्या हाल के वर्षों में बेरोजगारी में वृद्धि देखी जा रही है, निम्नलिखित में से कौन से कारक तत्व नहीं है। ठीक है, वहां पे ये तथ्य काम दे देगा। ये तथ्य नहीं है बल्कि विचार है। कौन? महिला सशक्तिकरण का तेज होना, और दूसरा पॉइंट जनसंख्या लाभांश का विस्तार, तीसरा। और जो रहेगा वो उस पर टिक लगा दीजिएगा। आपको आर्थिक वृद्धि दर का कमजोर, एक वृद्धि दर मैंने बताया था, उस वृद्धि दर का क्या नाम था बताइए, और वो अवधारणा किसने दी थी? हिंदू वृद्धि दर। वेरी गुड। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने दी थी? राजकृष्ण ने दी थी। याद है क्या? हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से है। ठीक है कि नहीं? तो इन चीजों को ध्यान में, इसको कभी नहीं भूलिए। ये 30 साल पहले की अवधारणा है, लेकिन आज भी उसी तरह से प्रासंगिक है जैसे 30 साल पहले का था, और उसी वर्ष ये कहा गया था। और उसके उपरांत पहली बार, अब जब योजना पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा भी कि 8वीं योजना देश की पहली योजना थी कि जितना हमने लक्ष्य निर्धारित किया था उसी उससे अधिक हमें वृद्धि दर की प्राप्ति हुई। 5.5% वृद्धि दर हमने तय किया, निर्धारित किया, और 5.6% हमें प्राप्त हुई थी। इसीलिए उस समय के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कौन सी योजना ऐसी थी जो अपने निर्धारित आर्थिक लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति किया। कौन सी योजना? 8वीं योजना। और पहली बार मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज पे बल 8वीं योजना में ही दिया गया। पहली बार महिलाओं पे बल, बच्चियों पे बल, उसके आर्थिक पक्ष पे बल पहली बार 8वीं योजना में ही दिया गया। खाता खोलने पे बल। तो ये सब जो था सिस्टम जो डेवलप किया गया वो 8वीं योजना की ही देन है। 8वीं योजना फ्रांस के मोडेट प्लान से प्रभावित थी, जो इंडिकेटिव प्लान थी। सरकार पूरा कंट्रोल भी नहीं कर रहा था। बदलते समय में हम लोग नई आर्थिक नीति के बाद कंट्रोल इकोनॉमी के ऊपर कम ध्यान देने लगे। अब इंडिकेशन ज्यादा करते हैं, अब पीपीपी मॉडल पे काम करते हैं हम। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक मतलब यहाँ पब्लिक कौन है? यहाँ पब्लिक कौन है बताओ? पब्लिक हुआ सरकार, अब प्राइवेट कौन हुआ? हम आप। अब एक और मॉडल है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट और पंचायती राज। पब्लिक प्राइवेट और पंचायती राज, ये मॉडल भी अब पॉपुलर हो रहा है। लेकिन पॉपुलर बिहार जैसे राज्यों में पंचायती राज में जहां बहुत सारा की अनियमितता है, पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं वो ये समझते ही नहीं है कि उनका जो दायित्व है वो पंचायती राज के विकास करने का है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो दायित्व है वो अपना बोलेरो पे चढ़े, अपना विकास करने से संबंधित है। कहते भी एक मुखिया यदि चाहेगा तो अपने पंचायत की परिदृश्य को बदल सकता है। उसके पास कितने कार्यसूची हैं? 29। और उसके पास फंड भी बहुत होते हैं, लेकिन बावजूद उसके वही कमजोर इच्छा शक्ति या पंचायत सचिव का ना हो पाना, कई तरह के ऐसे टेक्निकल भी प्रॉब्लम होते हैं। इसमें कोई एक ही पंचायत सचिव 4 पंचायत के प्रभार में होता है तो सही ढंग से अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर पाता है, वो उतना टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होता है। तो ये सब फैक्टर काम करता है। चलिए खैर मूल में आ जाइए। तो ये पंचायत, ये आपका क्या है? यही आपके मुख्य बिंदु हैं। इसके अलावा इसके अलावा दो बातें और ध्यान रखिएगा इस कड़ी में। दो बातें, एक क्या है? एक श्रम बल है और दूसरा क्या है? कार्य बल है। तो नोट में लिखोगे, नोट श्रम बल। श्रम बल है कि जनसंख्या लाभांश वाले वर्ग, जनसंख्या लाभांश वाले वर्ग जो कार्य में योग्य हैं, जो कार्य में योग्य हैं, जो कार्य में योग्य हैं और कार्य की इच्छा रखते हैं, और कार्य की इच्छा रखते हैं, कार्य में योग्य हैं, कार्य में योग्य हैं और
कार्य की इच्छा रखते हैं, कार्य की इच्छा रखते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे श्रम बल कहेंगे, उसे श्रम बल कहेंगे, लेबर फोर्स। आप लोग क्या हैं? आप लोग लेबर फोर्स हैं। क्यों? क्योंकि कार्य में योग्य और कार्य की इच्छा भी है, लेबर। लेकिन कार्य बल क्या हुआ? वर्किंग फोर्स क्या हुआ? वैसा श्रम बल जिसको कार्य मिल चुका है। तो कार्य बल लिखिए, वर्क फोर्स लिखिए, कार्य बल। श्रम बल के बाद लिखिए कार्य बल। कार्य बल होता है ऐसा बल, ऐसा श्रम बल, ऐसा श्रम बल जिसे कार्य मिल चुका है, जिसे कार्य मिल चुका है, जिसे कार्य मिल चुका है। ठीक है। एक और एंगल याद रखिएगा, लिखना नहीं है, सुन लेना है कि कोई देश में जो कार्य करने वाली जनशक्ति है, वो यदि काम के लिए लागू, वो काम के लिए राजी भी हो गया, उसको काम मिल भी गया, और जो काम मिला उसको, वो जो प्रचलित मजदूरी है उस पर नहीं मिला, तो उसको हम बेरोजगारी में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? एकदम रखेंगे। या डिफिनेशन क्या है मेरा? कि कार्य की इच्छा रखता हो, और दूसरा क्या है? कार्य में योग्यता हो, और उसमें एक लाइन और भी होना चाहिए कि जो उसके योग्यता के अनुरूप जो मजदूरी है वो प्राप्त नहीं हो। मान लिया तुम सरकारी सेवा में, रेलवे में जाते या एसएससी में जाते, और तुमको 1000 मासिक पे रखता। आज के वर्तमान युग में 1000 मासिक में तुम लोग ज्वाइन ही नहीं करते, तैयारी ही नहीं करते, लेकिन 50,000 रुपया देता है। ठीक है कि नहीं? एक छोटे से जॉब में ग्रुप डी में भी जाओगे तो 35,000 रुपया देता है। ठीक है कि नहीं? एक छोटा सा जॉब है। सी में जाओगे, सी ग्रेड में जाओगे तो 40 से 70,000 तक रुपए मिलते हैं। वो तो डिफरेंट स्केल होता है और किस स्केल में आप जाते हैं। ठीक है कि नहीं? जो भी फॉर्म निकलता है आप भरना जरूर शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि जब पूरी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान है, बिहार है, यहाँ फॉर्म निकलता है 6 महीना के बाद, 8 महीना के बाद क्या होती है? परीक्षा होती है। देखते ही हो। हालांकि आजकल बिहार में बहुत तेजी से परीक्षा भी लेता है, बहुत तेजी से। देखो अभी बीपीएससी जैसा परीक्षा लिया, ठीक से बच्चा उठा भी नहीं कि रिजल्ट आ। अभी सुन रहे थे कि कल परसों दरोगा का रिजल्ट आ रहा है। तो 26 को बोल रहा है, वही हम कह रहे हैं। हाँ, कल परसों तो वही ना, कल परसों हुआ। तो देखो, रोकना बीच में जरूरी है क्या? दरोगा को तो और भी अनुशासित रहना चाहिए। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो मैं बता रहा था कि देखो अभी बच्चा सब ठीक से सो के उठा भी नहीं है, परीक्षा दे के आया है, सोया हुआ है। ठीक है कि नहीं? सो के उठा भी नहीं, क्रिसमस भी नहीं मना पा रहा है कि उसका रिजल्ट आ गया। अब अगले चरण की तैयारी शुरू, उसके बाद अगले चरण के बाद फिर अगले चरण की तैयारी शुरू। वो चरण तक तो आसान है। एक मेरा विद्यार्थी इस बार बीपीएससी का एपीओ का इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ। बीपीएससी का भी इंटरव्यू लगातार दे रहा है, तो वो बड़ा अच्छा बात कहा कि दरोगा में भी किया था पीटी मेंस। जो दौड़ने जब गया, अभ्यास करने गया, 1-2 दिन गया तो पैर मुचुक गया। इसके बाद मैंने पूछा कि क्यों नहीं गए जी? कहा कि कुछ हो जाएगा सर, आधी रोटी खाएंगे जीवन में लेकिन दौड़ेंगे नहीं। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको दौड़ने में बड़ी कठिनाई लगती है। फिजिकल काम कीजिएगा, जो अभ्यस्त है वो तो ठीक है, लेकिन जो अभ्यस्त नहीं है, आप लोग में से कुछ लोग होंगे वो समझते होंगे कि दौड़ना कितना, ऐसे तो बड़ा आसान लगता है कि दौड़ जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं है, नहीं, इतना आसान नहीं है कि सही समय पे आप दौड़ जाइए, छलांग लगा दीजिए। ठीक है कि नहीं? ये इतना आसान है, गोला फेंक दीजिए, ये इतना आसान काम नहीं होती है। हर काम अपने आप में कठिन है। ठीक है कि नहीं? आप कहिए कि सर बीपीएससी ही करेंगे, बीपीएससी भी कठिन है। ऐसा तो नहीं है कि बीपीएससी बहुत आसान है। अभी एक लड़की ने वीडियो भेजा, पूजा, जिसके विषय में कहे भी थे कि गटर पर स्वेटर बेच करके माँ और बेटी जो है सो मेहनत करती थी और आज बीपीएससी क्वालिफाई की। आप लोग से नहीं मिल पाए,
क्योंकि बैच जिसका जो है तो उसी में यदि आ गए तो मिलवाता हूँ। तो अभी अभी जस्ट मैंने देखा है यूट्यूब पे, ठीक है कि नहीं, और उसका हेडलाइन है, बताता हूँ, हंसने की बात नहीं, देखो तुम लोग को हंसी आती है। कटर के किनारे स्वेटर बेचकर बना ऑफिसर, ठीक है कि नहीं, पहले हम देखेंगे, इसके बाद भेज देंगे आप लोग को। इसको हंसी आ रही है, इस दर्द को समझो कि माँ कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि की, और ऐसे ऐसे छात्र भी क्या होते हैं, निकाल देते। क्या होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर उस तरह की विल पावर हो, रात दिन आंख में पानी लगाकर सब काम करो, घूमो फिरो, क्रिसमस में केक भी काटो, ऐसा नहीं है कि एकदम आप हमेशा पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में वो जो एक एंगल है, क्रिसमस ही देखने जा रहे हो तो देखो, ऑफिसर एंगल से उन चीजों को देखो, हमेशा वहां पे जहां भी जा रहे हैं वहां उन चीजों को सीखने की कोशिश करो, तो बड़ी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ऑफिसर बनना तो बहुत आसान है, छोटे जगह पहुंचना बहुत कठिन होती है, ठीक है कि नहीं, लेकिन ऑफिसर बनने के लिए थोड़ा मानसिक स्थिति यदि व्यापक हो जाए, सोचने समझने की क्षमता डेवलप कर जाए, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है कि नहीं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी। हमारा एक छात्र था दीपक, अभी इनकम टैक्स में ज्वाइंट कमिश्नर है, आईएएस पास किया, और वो लड़का बीएससी फर्स्ट ईयर में आईएससी पास किया था, उसके फादर लेकर आए थे, और उसके पहले जस्ट मेरी एक शिष्या भी आईएएस बनी थी, तो उससे प्रभावित थी, पेपर मैगजीन में आ जाती है तो स्वाभाविक है। वो आया तो उसके बाद उससे बात किया, मैं कहा कि चलो तैयारी करो, संजोग से 4 ही 5 दिन के बाद इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ गया उसका, आईएसएम धनबाद का, तो पूछने आया, हम कहे कि नहीं, दो एक टेक्निकल डिग्री रहनी चाहिए, टेक्निकल, क्योंकि यूपीएससी का फील्ड थोड़ा सा लंबा फील्ड है, 3 4 साल लगेंगे ही। वहां वो गया, और वहां के बाद देखो, वो जो भी बैच चलता था, जब भी छुट्टी में आता था, छुट्टियां तो होती ही रहती है इंजीनियरिंग कॉलेज में वगैरह में, जब भी छुट्टी 10 दिन का हुआ, 20 दिन का हुआ, कोई इससे कोई मतलब नहीं कि किस कौन सा बैच चल रहा है, वो किनारे में बैठ करके अपना वो जो है सो पढ़ता था, ठीक है कि नहीं, यूपीएससी बीपीएससी एसएससी जो बैच उसको मिल गया, जहां पे मिल गया, उन चीजों को जाना सीखा, और जो महीना 15 दिन 2 महीना का जो राइटिंग जो लिखता था हिंदू पेपर थे, उसको भी लेकर आता था, फिर समय निकाल करके मैं उसका देख भी देता था। और देखो कि 4 5 साल के बाद जब इंजीनियरिंग पूरी हुई, उसके 1 2 साल और लगे, और उसके बाद यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, ठीक है कि नहीं। ये क्या है, यही है कि कंटिन्यूटी के साथ डेडिकेशन, कि यदि आप में उस तरह की प्रवृत्ति है, ठीक है, ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं कि कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, ठीक है कि नहीं, आप यदि सही तरीके से उस पर काम शुरू कर दिए तो आज नहीं तो कल उसको सफलता मिलती ही मिलती है। मूल बिंदु पे आइए, मूल बिंदु यह है कि हम लोग बेरोजगारी में थे, और बेरोजगारी में इन चीजों को हम पढ़ रहे थे, ठीक है कि नहीं, तो समझ में आ गया ना कि बेरोजगारी का स्थिति कौन सा है, कि आपको सही, मान लिया आप आईएएस बनने की क्षमता रखते हैं, ग्रुप डी में चले गए, तो वो भी एक तरह का क्या है, वो भी बेरोजगारी है, ठीक है। अब आइए बेरोजगारी के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे बेरोजगारी का प्रकार, बेरोजगारी का प्रकार, बेरोजगारी का प्रकार। ये कोड किसको भेजते हो, नहीं, कोड नहीं, इस कक्षा का कोड नहीं जाता है, कल से नहीं देना, ठीक है, ये ऑफलाइन कक्षा है, ऑनलाइन थोड़ी है। कहाँ थे हम लोग, बेरोजगारी का प्रकार, तो बेरोजगारी का प्रकार क्या है भाई, बेरोजगारी का प्रकार में है सबसे पहले कि हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण बेरोजगारी का प्रकार है प्रचंड बेरोजगारी, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा भी जाता है। क्या होता है प्रचंड बेरोजगारी, हाँ, ऐसी बेरोजगारी जो छुपी हुई होती है, जहां काम एक आदमी का है, लगे हुए 5 आदमी है, तो 4 आदमी का जो सीमांत उत्पादकता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वो कितना हुई, 0 हुई। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहेंगे, डिस्गाइज्ड। इस क्षेत्र में होता है, कृषि के क्षेत्र में होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेरोजगारी है, तो लिखिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड या प्रछन्न बेरोजगारी, लिखा हुआ होगा, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है प्रछन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड, अंग्रेजी में उसको कहते हैं डिस्गाइज्ड।
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी जहां अधिकांश लोगों की सीमांत उत्पादकता सीमांत उत्पादकता सीमांत उत्पादकता सीमांत उत्पादकता सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी किस क्षेत्र में है, लिख लेना। उदाहरण, कृषि के क्षेत्र में अधिकांशतः, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अधिकांशतः, कृषि के क्षेत्र में अधिकांशतः, कृषि के क्षेत्र में अधिकांशतः। ठीक है, ओके, अंडरलाइन करो उसको अच्छे से, लाल से, पीला से, नीला से, कुल मिलाकर ईस्टमैन कलर से। नहीं, रेनबो पढ़े हो ना, कितने रंग का होता है, तो सातों रंग का इस्तेमाल करो। इतना इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी इतना महत्वपूर्ण है कि आपको भूलना नहीं है। और किस सेक्टर में है, इसके बाद बेरोजगारी में दूसरी, ये सब तो ठीक ही है, शिक्षित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षण जनित बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी, घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है, घर्षण जनित बेरोजगारी क्या होती है बताओ। घर्षण जनित बेरोजगारी होती है, तुम लोग इससे तो कुछ लोग पढ़े हुए हैं पहले से, बताइए। पढ़े हुए हैं ना सर, पहली बार में तो ऊपर ऊपर चला जाता है, कहते हैं पढ़े हुए हैं। घर्षण जनित होता है, मान लिया जैसे ये गेट अभी खोलने के लिए 3 आदमी लगा हुआ है, देख रहा है कहाँ पे 3 आदमी है, समझा को एज्यूम करो कि 3 आदमी खड़ा है गेट खोलने के लिए, हम उसको हम 3 आदमी को हटा दिए। क्यों हटा दिए, क्योंकि गेट को हम रिमोट से जोड़ दिए। अब रिमोट से गेट खुलेगा और रिमोट से गेट बंद होगा, तो 3 आदमी की जो बेरोजगारी है तकनीकी परिवर्तन के कारण, उस बेरोजगारी को क्या कहेंगे, तो लिखिए तकनीकी परिवर्तन के कारण, तकनीकी परिवर्तन के कारण तकनीकी परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को, उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षण कहते हैं, घर्षणात्मक कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कभी कभी फ्रिक्शनल को इस आधार पे भी जोड़ा जाता है कि जानबूझ करके आप अच्छी नौकरी के लिए पूर्व की नौकरी छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं। ठीक है, उसको, उस स्थिति को भी हम लोग
लेकिन बेरोजगारी का जो सही जो अवधारणा है इस तरह की बेरोजगारी का, उसका संबंध किससे है? तकनीक से। कि तकनीक का परिवर्तन के कारण क्या हुआ, वो जो दो दरवान है उसका बेरोजगारी उत्पन्न हो गया। ये है। तीसरा क्या है? मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, तो लिखिए मौसमी। बताओ मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? कि दो मौसम, हाँ वेरी गुड, दो फसली मौसम के बीच जो उत्पन्न बेरोजगारी है, लिखिए मौसमी बेरोजगारी। दो फसल मौसम के बीच, दो फसल मौसम के बीच, दो फसल मौसम के बीच उत्पन्न बेरोजगारी, दो फसल मौसम के बीच उत्पन्न बेरोजगारी। जैसे तुम लोग गांव से आए हो, खरीफ सुने होंगे, अभी कौन सा फसल मौसम चल रहा है? वेरी गुड, चलिए मैं खुश हुआ कि कम से कम इतना तो मेरा बच्चा समझ रहा है। रबी मौसम, रबी फसल में क्या क्या आता है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आता है। अभी गेहूं बोने का समय है, वो आ गया होगा? नहीं, पक भी गया है। अभी तो वो, अभी ये जो जितना कुहासा छाएगा उतना गेहूं के मौसम, गेहूं के लिए क्या होगा? अच्छा होगा। जितना कम उतना खतरनाक। तब आएगा वही छोटा छोटा गेहूं का दाना निकलेगा। ठीक है कि नहीं? मौसम माने उत्पादन प्रभावित होंगे। और हमारे यहाँ अधिकांश उत्पादन किस फसल का होता है? चावल का। भारत और बिहार का मुख्य खाद्य फसल क्या है? तुम जो परीक्षा देने जाओगे तो यही क्वेश्चन है। मुख्य का मतलब कि अधिकतम उत्पादन किसका होता है? चावल का होता है। अधिकतम उत्पादन किसका होता है? और अभी बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, पिछले कुछ सालों में हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारी कृषि एजेंसियां, कृषि अधिकारी, कृषि के जितने लोग और किसान, उन सबसे बढ़कर हमारे सम्मानित किसान, उनकी मेहनत के बल पर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है और पूरे देश में सबसे अधिक बढ़ी है। तो स्पष्ट है कि हम लोगों ने कृषि कर्मण पुरस्कार 5वीं बार, 4 बार पहले भी बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल गया। आजकल क्वेश्चन का लेवल बड़ा अल्ट्रा फैक्चुअल हो गया है। ठीक है कि नहीं? वर्तमान तो जानिए ही, थोड़ा सा पूर्व का भी जान लीजिए। ठीक है, और मैं तो रोज कोई ना कोई प्रश्न देखता ही रहता हूँ, कहीं ना कहीं परीक्षा होती ही रहती है, तो उस आधार पर हम आपको सलाह देते रहते हैं कि इस तरह के एंगल पर भी थोड़ा सा नजर रखो। समाचार पत्र जरूर पढ़ो। समाचार पत्र पढ़ोगे तो यह बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि आज कौन सा दिवस है। बोलो। अरे सुशासन दिवस है। क्यों है? अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस है। 25 दिसंबर को ऐसा नहीं क्रिसमस डे मनाया जाता है सर। कौन सा देश ऐसा है जहाँ क्रिसमस गर्मी में मनाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी के दिनों में मनाई जाती है। हमारे देश में ठंडे के दिनों में मनाए जाते हैं। और हमारे देश में उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की चूंकि जन्म दिवस है, तो इस कारण से सुशासन दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये सुशासन परीक्षा में पूछा भी जाता है। कॉपी के ऊपर में लिख लो, कॉपी को भूलना नहीं है, अभी बताया है ना। हाँ, जो लड़का आएगा ना सब वो जरूर कहेगा कि सर जो 3 चीज लिखाते हैं अति महत्वपूर्ण है। एकदम कैटेगराइज है। अति महत्वपूर्ण का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन बराबर पूछे हुए हैं। तो फर्स्ट लाइन हो गया, महत्वपूर्ण है सेकेंड लाइन हो गया, भूलना नहीं है मतलब कि उसका रिपीटिशन होता ही रहता है, तो उसको एकदम भूलिए नहीं। ये जैसे सुशासन दिवस, सुशासन दिवस देखिएगा कि बराबर पूछता है। अभी कोई परीक्षा होगा जनवरी फरवरी में, तो सुशासन दिवस, मानवाधिकार दिवस, ठीक है कि नहीं, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, सब आपको रोज जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी भेजे थे, तो उन सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है कि नहीं? गोवा दिवस को नहीं भी ध्यान रखिएगा काम चल जाएगा। गोवा दिवस का जो ऑपरेशन है वो जरूर याद रखिए। उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन विजय। देखो, ऑपरेशन विजय दो है। एक ऑपरेशन विजय है गोवा से, एक ऑपरेशन विजय है वो है पाकिस्तान पर जब हमने विजय प्राप्त की थी, वो भी ऑपरेशन विजय ही कहलाया था। और ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद का जब मैंने विजय प्राप्त किया था, मैंने हैदराबाद को जब मैंने विजिट किया था तो उसको ऑपरेशन पोलो कहा था। फिलहाल अभी हम लोग उस बिंदु पे नहीं है। अभी विजय वो लिख लिए ना, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, अटल बिहारी, अटल बिहारी। ठीक है, चलिए।
नीचे लिखिए, हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, जन्म दिवस है उनके। लिखना नहीं है, सुन लेना है। पहली बार परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, उनके नेतृत्व में, पोखरण में। ठीक है कि नहीं? पोखरण कहाँ था? राजस्थान में। और दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही किया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इतनी सेक्रेसी रखी कि अपने कई कैबिनेट मंत्री को भी, या यूं कहिए कि एक दो कैबिनेट मंत्री को ही इस बात की संज्ञान दी गई, और किसी को भी इसकी संज्ञान नहीं दी गई, क्योंकि अमेरिका के हस्तक्षेप का खतरा था। बाद में अमेरिका ने हम पर इम्बार्गो भी लगाया। इम्बार्गो एक इकोनॉमिकल टर्म है कि जब व्यापार पे प्रतिबंध लगाई जाती है तो उसको हम इम्बार्गो कहते हैं। एक दिन बताया भी था मैंने कि इम्बार्गो का अर्थ क्या है। इम्बार्गो का अर्थ है व्यापारिक प्रतिबंध से, लेकिन अंत में वो खुद उस इम्बार्गो को हटाया। ठीक है कि नहीं? क्योंकि उस समय, जिस समय ये एम्बार्गो लगाया गया, उस समय एक ध्रुवीय विश्व की कंसेप्ट थी। कल शाम में भी मैं रात में यूपीएससी मेंस को पढ़ा रहा था, तो ध्रुवीयता बता रहा था, पोलर, और डिप्लोमेसी पढ़ा रहा था। तो ध्रुवीयता का मतलब ये होता है कि शक्ति का संकेंद्रण। और पहले विश्व क्या था? दो ध्रुवीय था। जब संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बना 24 अक्टूबर को, और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, तो उसके बाद विश्व दो भागों में बट गया था। एक भाग जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और उसके समर्थक थे, जो अमेरिका जिसका नेतृत्व कर रहा था, और उसने एक संगठन बनाया था 1949 में, उसका नाम था नाटो, जिसमें 31 देश हैं। 31वां देश फिनलैंड, जो झीलों का देश है, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा साम्यवादी विचारधारा के देश थे, और उसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। पहले था सोवियत संघ, यूएसएसआर, और 1991 में उसका विघटन हो गया पेस्टोरका और ग्लासनोस्ट नीति के तहत, गोर्बाचोव की, और वो 15 भागों में बट गया। 12 जो देश थे वो CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट संघ के रूप में अपने आप को संगठित किए, जिसका मुख्यालय मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। वहां बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में उस चीज को, उस संगठन को स्थापित किया। उन्होंने सभी साम्यवादी देशों को अपने साथ रखा वार्सा पैक्ट के माध्यम से। ये चलाया नाटो और ये चलाया वार्सा पैक्ट, और ये दो ध्रुव में विश्व बट गया था। लेकिन 1991 के बाद सोवियत संघ कमजोर हो गया, तो एक ध्रुवीय विश्व बन गया। और एक ध्रुवीय विश्व के केंद्र में कौन था? अमेरिका। अमेरिका 20 सालों तक जो चाहा वही हुआ। ठीक है कि नहीं? जिस देश के ऊपर ताक दिया वो देश बर्बाद। लेकिन भारत उन देशों में से है, ये बड़ी सक्षमता से उन परिस्थितियों का मुकाबला किया, और अंत में स्वयं उस व्यापारिक प्रतिबंध को हटाया। क्योंकि आज देखो कि सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका है। एक समय में चीन था, लेकिन आज की तारीख में कौन हो गया? ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार देश कौन है? भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार देश कौन है? अमेरिका। इन चीजों को याद रखेंगे तो हटाया। 2010 तक एक ध्रुवीय विश्व था, लेकिन 2010 के बाद आप देखो कई संस्थाएं, कई संगठन, ये क्या है तो आसियान, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। ये क्या है? SCO, ये क्या है? इप्सा, ये क्या है? ब्रिक्स, ये क्या है? क्वाड। मतलब अब विभिन्न संगठन अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ये क्या है? भारत, ये क्या है? जर्मनी, ये क्या है? फ्रांस, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। मतलब इन देशों की भी अब प्रमुखता से चलती है। जापान, चीन, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका को टक्कर देने वाला चीन। तो अब बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण हो गया, जिसमें बहुत सारे देश महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। बहुत सारे देशों के बाद शक्ति का केंद्रीकरण होता है। और अभी आपने देखा ही है कि शक्ति के केंद्रीकरण की कड़ी में ही हमने G20 जैसे विशाल सम्मेलन को आयोजित किया, और सक्षमता पूर्वक, जिसमें अब G20 अब क्या हो गया? G21, अफ्रीकन यूनियन। अगले साल जिसकी बैठक ब्राजील में होगी। इस वर्ष उसकी बैठक नई दिल्ली में हुई थी, अगले साल इसकी बैठक ब्राजील में होगी। ध्यान रखिएगा, जिस साल हुआ उस साल तो याद रखना ही है, लेकिन अगले साल वाला भी क्या करना है? याद रखना। हाँ, ब्राजील की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई इंटरनेशनल सिनेरियो में। ठीक है कि नहीं? तो इन चीजों को ध्यान में करके रखिएगा तो अच्छा है। मैं कहता भी हूँ कि सिर्फ करंट को रटो मत, बल्कि उन चीजों को समझने का भी प्रयास करो। ठीक है कि नहीं? मुख्य में आ जाइए। फिलहाल
वो जब भी कोई वीडियो जाता हो कमीशन का भी, तो एक बार आधा घंटा 15 मिनट का 45 मिनट का तो वीडियो होता है, 1 घंटा का मैक्सिमम, उसको जरूर सुनिए। उससे भविष्य की दिशा क्या होगी, प्रभावित होगी। ठीक है कि नहीं। इस जादुओं में तो बीपीएससी लिखल है, ये हमारा, अरे कौन सा चीज अभी बता दिए ना, नाटो अभी बता दिए ना, वारसा, सब उसमें वर्णित है। ठीक है कि नहीं, कौन सा चीज, वो तो क्लास ले रहे हैं तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, अभी तो उसका जिस्ट बता रहे हैं। जिस्ट क्या होता है, 2 मिनट 1 मिनट में उसको प्रस्तुत कर देना। लेकिन जो चीज 1 घंटा में बताया गया हो, उसमें तो बहुत सारे एंगल से उन चीजों को बताई जाती है। तो खैर फिलहाल अभी हम वहां नहीं है, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग मौसमी बेरोजगारी में। तो 2 मौसम के बीच में जो बेरोजगारी होगी उसको क्या कहेंगे, तो लिखेंगे, लिख लिए। और अब हाँ हाँ हो गया, 2 मौसम के बीच में हो गया, फसले ना मौसम रहेगा। अच्छा, ये 2 मौसम का मतलब कि 2 मौसम बैठी हुई है, उसके बीच में जो बेरोजगारी होगी वही होगी, मैंने गजब हाल है, तो फसल ही ना होगा। और एक बात सुन लीजिए कि हमने मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार की व्यवस्था की थी। क्यों की थी? क्योंकि 2 मौसम के बीच में, गांव में रहे हैं कभी? हाँ, तो 2 मौसम के बीच में कितना अंतर रहता है, जो काम नहीं रहता है गांव में, 100 दिन का। और इसीलिए मनरेगा में हमने 100 दिन का रोजगार की व्यवस्था की थी। क्यों? क्योंकि 2 मौसम के बीच में 100 दिन तक किसानों को काम नहीं होता है। उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम लोगों ने मनरेगा शुरू की थी, लिख देंगे वहां नोट। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए, इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए, इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा 2005 100 दिन की रोजगार, मनरेगा 2005 100 दिन की रोजगार, 100 दिन की रोजगार की व्यवस्था शुरू की गई। अरे वो नहीं आया क्या, वो जो है 52 फुट का? हाँ, ठीक है। 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था शुरू की गई। अब आ जाइए, अब कौन सा बेरोजगारी बचा जी? अब है चक्रीय बेरोजगारी, तो लिखेंगे चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है भाई? चक्रीय बेरोजगारी होता है कि जब मांग और आपूर्ति के बीच अंतर हो जाती है। जैसे आप लोग सुनते हैं कि मंदी हो गया, तो जब मंदी होता है तो जहां व्यापार चक्र, जैसे बिहार में मंदी का क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं है। तो ऐसे 1 आध करोड़ मखाना जाता है, 1 आध करोड़ रुपए का अन्य कोई और पदार्थ जाता है, मतलब बहुत बड़ा योगदान नहीं है। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जो अन्य कोस्टल स्टेट हैं, जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट विशेषकर अधिक होता है, ठीक है, वहां यदि मंदी आ जाती है तो वहां हजारों लाखों लोग क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को जो व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होता हो, विशेषकर मंदी की स्थिति में, तो उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। लिखेंगे मंदी की स्थिति में, मंदी है ना, चक्रीय बेरोजगारी में, मंदी की स्थिति में उत्पन्न बेरोजगारी, उत्पन्न बेरोजगारी, उत्पन्न बेरोजगारी को हम, उत्पन्न बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, हो गया। तो अक्सरा लिखेंगे, अक्सरा ऐसी बेरोजगारी विकसित देशों और विकसित राज्यों में होती है। अक्सरा ऐसी बेरोजगारी विकसित देश
और विकसित राज्यों में होती है। विकसित देश और विकसित राज्यों में होती है। विकसित राज्यों में होती है। ओके। एक और बेरोजगारी होती है जिसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि उत्पादन के तकनीक के कारण जो उत्पन्न बेरोजगारी, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है कृषि में वो क्या है, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है। कि हमारा यहाँ जो उत्पादन की तकनीक है वो आज भी मैकेनाइजेशन बेस्ड नहीं है। हीरा मोती नामक दो बैल नहीं, जीवनदायी खेती। कई राज्यों में जो अविकसित राज्य हैं या विकासशील राज्य हैं वहाँ क्या है स्थिति, आज भी मैकेनाइजेशन से हम दूर है। हमारे बिहार में ही आप देखिएगा तो इम्बैलेंस है। मध्य बिहार में आपका मैकेनाइजेशन हो रहा है, उत्तर बिहार में मैकेनाइजेशन होता है, लेता है कृषि विभाग से लोन, बैंक से ट्रैक्टर का लोन, चलवाता है क्या, बालू गिट्टी सीमेंट, ढोवाता क्या है, ईंटा, और लेता क्या है, लेता कहाँ से है, ठीक है कि नहीं, लेता है कहाँ से और यूज कहाँ करता है, ठीक है कि नहीं। तो उस कारण से कृषि का मैकेनाइजेशन नहीं हो पाया। कृषि का जो मैकेनाइजेशन होना चाहिए, उत्पादन उत्तर बिहार का विशेष, एक तो उत्तर बिहार खुद ही प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है। कितने जिला, 18 जिला। और स्वाभाविक है कि एक तो बाढ़, ऊपर से उत्पादन की तकनीक का पिछड़ापन, तो उसके कारण क्या होती है, ऐसे संपूर्ण देश में है, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्य में भी ऐसी बेरोजगारी है कि बहुत ज्यादा तकनीक से जुड़ी हुई नहीं है। कुछ ही राज्य है जो तकनीक से जुड़ी है, जैसे पंजाब, जैसे हरियाणा। तो वहां जाकर आप कृषि के स्वरूप को, हमारे यहाँ का अधिकांश लेबर जो जाता है, एग्रीकल्चर वेस्ट लेबर जो जाता है वो कहाँ जाता है, वो पंजाब और हरियाणा ही जाता है, ठीक है कि नहीं। और यदि हम उसको माइग्रेशन के द्वारा, जैसे वहां गया तो रिवर्स माइग्रेशन के द्वारा यदि हम बुला लें और हम उस तरह की मैकेनाइजेशन यहाँ कर दें तो ऑलरेडी क्या हो गया, स्किल्ड हो गया वो, उस मैकेनाइजेशन को चलाते चलाते क्या हो गया, वो स्किल्ड हो गया। तो हमारा राज्य का किस तरह से विकास हो सकता है उसकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सही रणनीति बनाने, योजना क्रियान्वयन, सिर्फ योजना और रणनीति बनाने से नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन के बाद उसका प्रतिफल जो निकलेगा वो आमूलचूल परिवर्तन को लाएगा। कहते हैं ना कि बिहार विकसित राज्य हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो जल प्रबंधन के द्वारा। कैसे हो सकता है, तो कृषि को हम ज्यादा से ज्यादा आधुनिक करें। कैसे हो सकता है, क्या जी बहुत ऐठन आ रहा है, उस समय से 4 बार ऐठ रहा है, अभी तो 2 घंटा और बैठना ही है। हाँ, कैसे आ सकता है, तो रोजगार परक शिक्षा के द्वारा, ठीक है कि नहीं। कैसे आ सकता है, तो पूंजी उपलब्ध कराकर उद्यमियों को। अब लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, सबको सरकारी नौकरी तो दी नहीं जा सकती है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी तो उसी को मिलेगा जो पढ़ेगा, और जो नियमित पढ़ेगा, नियमित अपनी कमियों को दूर करने पे बल करेगा, नियमित अपनी सेल्फ मूल्यांकन भी करे, आत्म मूल्यांकन भी करे। जो सब्जेक्ट पढ़ लिया उससे संबंधित क्वेश्चन बना रहा है तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो फिर से एक बार बेरोजगारी गरीबी पढ़ लो। होता है ना कि गरीबी बेरोजगारी का क्वेश्चन मिला, नहीं बना, एक बार फिर से पढ़ो उसको, फिर से उसको देखने की कोशिश करो, तब ना होगा। रोज आत्म मूल्यांकन की जरूरत है, रेगुलर यदि इंटरवल पे आप सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती है। आगे आ जाइए। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे जी, एक बेरोजगारी संरचनात्मक, तो लिखेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में संरचना में भी बेरोजगारी देखी जाती है। 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 बस ब्रैकेट में लिख दो कृषि संरचना, कृषि संरचना।
कृषि संरचना, कृषि संरचना हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो स्ट्रक्चर है उसी में क्या है, अभी पढ़े हो ना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अधिकांश लोगों की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो क्या है, जीरो है। लगे हुए 5 लोग हैं, काम कितने लोगों का है, 1 लोगों का, तो 4 लोग क्या है, टाइम पास है। ठीक है कि नहीं? तो ये आपके मुख्य बिंदु हैं। एक इसमें आता है शिक्षित बेरोजगारी, तो ऐसे भी समझ गए कि शिक्षित बेरोजगारी क्या हुआ कि शिक्षा ले लिया, डिग्री ले लिया, एमए मैथिली, एमए सोशियोलॉजी, नहीं एमए, अच्छा जिसका जो सब्जेक्ट आ जाए तो बने संजोग है, ठीक है कि नहीं? उसको दिल से लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट को सर बड़े कमजोर दृष्टि से देखते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब इन सब ठीक है, उस शिक्षा जब लिए हैं तो मैथिली में ही जाइए, फिर रिसर्च कीजिए, काम कीजिए, अनुसंधान कीजिए, मैथिली के क्षेत्र में ही अपनी पूरी जीवन को समर्पित, जब उस शिक्षा लेते हैं ना तो उस शिक्षा में पूरी तरह से उच्च हो जाइए। ले लेते हैं डिग्री पीएचडी तक का, और इस काबिल नहीं रहते हैं कि आप 5 क्लास के बच्चे को भी पढ़ा सके, और सीधे सरकार से नौकरी मांगते हैं प्रोफेसर का है। ठीक है कि नहीं? और आप इस योग्य नहीं रहते हैं कि 5 क्लास को भी आप ढंग से पढ़ा सकिए, तो क्या होगा अभी देखते हो। अब जाके बीपीएससी वाले लोग गए हैं तो थोड़ा सा पढ़ा रहा है। पहले जो लोग ऐसा थोड़ी नियोजित शिक्षक जो बने उनके पास डिग्री का कोई अभाव था, अरे डिग्री पे ही नौकरी मिली थी, लेकिन पढ़ाने में कितने अक्षम थे वो समय समय पे आप लोग को अपने गांव के हालात से भी आप समझ सकते हैं। पहले के मास्टर लोग इंटर बीएड, इंटर और क्या होता था छोटी डिग्री जो एजुकेशन की होती थी वही सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 9 महीने 8 महीने का करता था। अब क्या पढ़ाता था, कितने अच्छे से पढ़ाते थे, क्या डेंगाते थे, नहीं पढ़े तो डेंगाना शुरू, मतलब लगता था कि अपना भाव है उसमें, अपना टच है। अरे मास्टर डेंगा रहे हैं तो इसको ये नहीं ना समझो कि मास्टर हमारा बड मारे छे, नहीं, मास्टर डेंगा रहे हैं मतलब मास्टर आपको अपना, आप मास्टर मारते हैं स्कूल में, तुम लोग मार खाई हो, कभी नहीं खाई हो, आ जाओ आज एक थप्पड़ लगा देते हैं तो शौक पूरा हो जाता है तुम लोग का, ठीक है कि नहीं? ओके, तो लिखो पहले, पहले खाओगे हथौड़ा, इसके बाद खाओगे पकौड़ा, आगे लिखे। शिक्षित बेरोजगारी, राजा बाबू मार खाया होगा, इसका चेहरे बता रहा है, बता है जी सर मार खाए हैं। लड़की सब तो ऐसे ही मार नहीं खाती है, खाई हो, कितना खाई हो, इसी योग्य हो ही कि मार खाओ। चलिए, यहाँ थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे। शिक्षित बेरोजगारी, नाम ही से स्पष्ट है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, सबसे ज्यादा किस राज्य में, सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी केरल में, तो लिखो केरल में सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारी, केरल में। सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारी केरल में। ठीक है, हो गया प्रकार। तो सारा अल्प बेरोजगारी सब तो कुछ है नहीं कि अल्प बेरोजगारी क्या हुआ, जो छोटे समय के लिए बेरोजगारी हो, मूल जो पूछता है वो लिखा दी है, कौन सा है याद करने योग्य, कोई बेरोजगारी पे निबंध तो लिख नहीं रहे हैं, तो वहां पर वो डिस्गाइज्ड काम आएगा, चक्रीय काम आएगा, फिक्शनल काम आएगा, और स्ट्रक्चरल काम आएगा, मौसमी काम आएगा। अब आइए बेरोजगारी का प्रभाव बेगा तो निबंध क्या इशूज है, अब आइए बेरोजगारी का समाधान, तो लिखेंगे समाधान, बेरोजगारी का समाधान, समाधान। 2 स्तर पे समाधान है, एक है दीर्घकालीन समाधान, लिखेंगे 2 स्तर पे समाधान है, एक है दीर्घकालीन समाधान, दीर्घकालीन समाधान। ठीक से पढ़ लो, फिर आज जाओगी तो पता नहीं, जाइएगा तो पता नहीं फिर कब आप आइएगा, तो अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो। इसको हंसी आ रही है, देखते हैं, ठीक है ना, कहे हैं क्या जी भावना, कहता है कल आएंगे। हाँ, हाँ, हम किसी भी समय टपक जाते हैं, समझ रहे हैं ना, हाँ।
चलिए खैर मूल में आ जाइए। हम लोग थे बेरोजगारी की समाधान। तो सबसे पहले दीर्घकालीन समाधान, ठीक है। दीर्घकालीन समाधान, दीर्घकालीन समाधान में क्या होता है बताओ। पहला क्या है, सबके लिए शिक्षा। लिखो पहला, सबके लिए शिक्षा है, रोजगार परक शिक्षा। स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य। स्वस्थ रहेगा तब ना काम करेगा। तो पहला चीज क्या है कि 2 किलो खाइए, 1 किलो दिन में, 1 किलो रात में। ऐसा नहीं कि दिन में हवा, रात में पानी। हवा पानी पीजिए लेकिन साथ में भोज्य पदार्थ में कोई कंजूसी नहीं सर। उसके लिए आप चिंता ना करें। हम लोग 7-8 रोटी दिन में, 8-10 रोटी रात में, और थोड़ा सा चावल भी खा लेते हैं सर। तब तो ठीक ठाक है आप लोग का, सबके लिए स्वास्थ्य है तब। ठीक है। तुम कितना खाता है जी? 3 को खाता है, घरे में बैठी हुई है, देखते हैं यहीं पे बैठी। आज लाए हो कि नहीं? पकड़ा गया, इसीलिए कह रहा है 3 को। कल फिर से करना तो ठीक है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, सबके लिए स्वास्थ्य है और सबके लिए शिक्षा है, सबके लिए खाद्य सुरक्षा भी है। लिख देंगे सबके लिए खाद्य सुरक्षा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो सबके लिए है। अब ऐसा नहीं कटवा लेके चले आना पीडीएस के दुकान पर। सबके लिए खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, ये हुआ दीर्घकालीन। ये शॉर्ट नहीं होता है। शिक्षा कोई एक दिन की काम तो है नहीं। शिक्षा में क्या है, लॉन्ग टर्म है। लगे रहिए, लगे रहिएगा तो सफलता मिलती ही है, इच्छित सफलता मिलती ही है। समझते ही हो कंपटीशन बढ़ गया है, नंबर ऑफ सीट बहुत कम हो गए हैं। अभी बताइए ना कि बेरोजगारी के बढ़ने का क्या कारण, महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या लाभांश, शिक्षा का विस्तार, बढ़ती जनसंख्या। तो उन सब के कारण देखते हो, अब एक फॉर्म निकलता है तो एक फॉर्म पे 5,000 लड़के होते हैं, 2,000 लड़के होते हैं। मतलब सीट है 500, बैठते हैं 5 लाख। तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन तो बढ़ा हुआ है। तो आपको उसी अनुरूप अपने आप को क्या करना हो। हालांकि उसमें 50, 60, 70% तो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं, लेकिन जो 10-20% है उसी में कंपटीशन होता है। वही जो 10-20 हजार लड़के हैं जो लगातार पढ़ते रहते हैं, काम करते हैं, मेहनत। आप खुद देख लीजिए यहीं से ना, यहाँ पर कितने लड़के पढ़ने वाले हैं, आने जाने वाले, लेकिन कितने लड़के कंटिन्यूटी, कमिटमेंट और सुधार के साथ पढ़ रहा है। आप यहीं से जज कर लीजिए, 10, 20, 25। ठीक है कि नहीं। जो लगातार सोचता है कि हमारी कमी दूर रहे। नहीं तो 52 फुट वाले लड़के लोग अधिक है। 52 फुट में क्या, अच्छा आई छोड़ दीजिए, नहीं आज आज छोड़िए, आज बहुत ठंडा लग रहा है। नहीं, जिसको ठंडा गर्मी बरसात की चिंता रहेगी तो स्वाभाविक है पढ़ेगा क्या हो। ठीक है, आगे चलिए। और तबीयत ऐसा ही खराब रहता है। हमारी तबीयत नहीं खराब है, देखते हो खांसी कर रहे हैं। तबीयत तो ऐसे ही, उसी में चलता है सब काम। और लगातार बोलना भी है उसमें। खांसी के बीच में क्या है, लगातार बोलना भी है, जो ज्यादा कठिन काम है। लेकिन उसके लिए उपाय है कि थोड़ा सा गार्गिल करो, थोड़ा सा गर्म पानी पीते रहो, नहीं थोड़ा सा दवा खाते रहो, मध खाते हो, जो तुम मध दिए थे वही ना मध खा रहे हैं। लिखो आगे फिलहाल। देखो तो मरुआ दिया तो भागा, तुम भी मध दिया तो भागेगा। लिखो कहाँ थे। अब लिखो अल्पकालीन, अल्पकालीन, अल्पकालीन उपाय, अल्पकालीन उपाय। अल्पकालीन उपाय में क्या क्या किए हम। अभी अभी आप लोग लिखे थे मनरेगा, तो रोजगार का साधन देते हैं ना, तो मनरेगा लिखिए। मुद्रा योजना, दूसरा लिखो मुद्रा योजना, मुद्रा योजना। काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना 2004 में। उससे पहले एक और योजना थी, अंत्योदय योजना 2000। देखो ना, काम के बदले अनाज योजना 2004। इतना याद रख लोगे यही बहुत है। अंत्योदय योजना 2000, अंत्योदय, अंत्योदय, अंत में हो उदय जिसका।
अंत में हो उदय जिसका। ठीक है, ओके। आजकल थोड़ा बहुत हिंदी भी जानू। जैसे मोटर कार में प्रत्यय क्या होगा, बोलो। कहता मोटर होगा। हाँ। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो मोटर कार में कार क्या है, प्रत्यय है। ये सब नहीं पढ़े थे, पचमा छठा ये सब तो बेसिक में आदमी पढ़ता है, संज्ञा, कारक, नहीं। और समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, तो ध्यान रखिएगा। कहाँ थे हम लोग? अंत्योदय योजना। अभी हम लोग उस बिंदु पे नहीं है, कारक समास में नहीं है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? ऐसे भी अपने ही पढ़ लेना चाहिए। अरे कारक के लिए तुम मास्टर साहब की अपेक्षा करोगे तब तो बेकार है। ठीक है कि नहीं? कारक कोई भी किताब उठाओगे हिंदी की, कारक का संज्ञा, ऐसे ही समास, ये 3-4 टॉपिक तो अच्छे, मुहावरा, ठीक है, ये 4-5 टॉपिक बना लोगे तो ऐसे ही कभी 2-4 क्वेश्चन कहीं आता है तो बन जाएगा। ठीक है। हाँ, आपका तो खैर बहुत परीक्षा होगा अभी, आगे लिखिए। ठीक है। तुम कुछ एक्सपर्ट कमेंट्री करना चाह रही हो उस पर? नहीं करना चाह रही हो? अच्छा, नहीं अस्कारा करती रहती हो इसीलिए कही। जब तुमको उसका सेंटर तक पता है। शर्मा रहा है बेचारा। इसका इसका जो सेंटर है, कितना इंटरनेशनल सेंटर था, कौन सा सेंटर था जी? एमके महारानी कल्याणी। हाँ, रास्ता देख लिए ना, चलो ठीक, तो बगल में ही था। इधर नहीं, इधर। हाँ हाँ, सारा रोड मैप बनाए हुए है। उठिए, खड़ा हुई तो खड़ा हुई ना। अभी जो बिहार सरकार रोड मैप जारी किया है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कौन सा रोड मैप है? कौन सा रोड मैप है? चौथा। चौथा। इसका उद्घाटन कौन किए? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ध्यान रखिए, ये भी आपका जीके है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नीचे बैठिए। तू याद नहीं है, मॉल के बगल में मॉल में खिलाएंगे, ये सब याद रखता है। हाँ, चलिए आगे चलिए। हम लोग बड़े अच्छे जगह पे हैं। कहाँ थे जी? अंत्योदय योजना 2000। ठीक है, हालांकि गरीबी को निवारण करने के लिए, बेरोजगारी नहीं, उससे गरीबी निवारण होती है। जैसे मिड डे मील स्कीम आप लोग खाए होंगे जो सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। कितने लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े होंगे, हाथ खड़ा करेंगे। ओह, आज भी सरकारी विद्यालय के प्रति इतना आस्था और विश्वास है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एमडीएम खाए होगे? एमडी खिचड़ी खाए होगे? खिचड़ी मिलता है क्या? तो एमडीएम की शुरुआत कब से हुई थी? 1995। तो लिख देंगे मध्याह्न भोजन योजना 1995। मध्याह्न भोजन योजना 1995। मध्याह्न भोजन योजना 1995। तुम इसमें याद रख लो ना, सिर्फ तुम्हारा काम तमाम। अगर नहीं याद रहा तो भी काम तमाम। ठीक है, तुम बोलो। मध्याह्न भोजन योजना, अंत्योदय योजना, मनरेगा योजना। बस इसको याद कर। हल्का क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट पूछेगा, भारी पूछेगा तो क्या करेगा? इधर 4 योजना, इधर 4, इस भी कहेगा मिलाइए जुलाइए। क्वेश्चन का हल्ला नहीं। क्या क्या छूट गया, बोलो, हमसे पूछो। मध्याह्न भोजन योजना 1995। खिचड़ी खाए या याद नहीं रखी कि कब से शुरू हुआ? खाने में सबसे आगे। तो मध्याह्न भोजन योजना 1900, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद एक और लिख देंगे, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, एमएनपी। एमएनपी 7475। 7475। एमएनपी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, एमएनपी 1974-75।
IRDP 1980, IRDP 1980, IRDP 1980, ट्राइसम, ट्राइसम, ट्राइसम होता था ग्रामीण युवाओं को जो तकनीकी किट देते थे। तकनीकी किट का क्या मतलब हुआ, जैसे बिजली का किट, जैसे चापाकल चलाने का प्रशिक्षण दे दिए, बनाने का प्रशिक्षण दे दिया, उसके बाद उसको किट देते थे, तो ट्राइसम के तहत देते थे। तो लिखिए ट्राइसम, ब्रैकेट में लिख देंगे ग्रामीण युवाओं को, ग्रामीण युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, ग्रामीण युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण, बस। और जितनी नई योजना चले बेरोजगारी से जुड़े हुए, उन सबको आप समय समय पे क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो इन्हीं, हालांकि एक जवाहर रोजगार योजना भी था, एक और लिख देंगे जवाहर रोजगार योजना। हेलो, जी, हाँ हाँ बोलिए, किस चीज की? एक नंबर नोट कीजिए ना, उस पर बात कर लीजिए, मैं क्लास में हूँ अभी। 99 99 99551 551 52654। हाँ जी, उस पर बात कर लीजिए, दिक्कत हो तब हमसे फिर बात कर लीजिए। कहाँ थे हम लोग? जवाहर रोजगार योजना, लिख देंगे जवाहर रोजगार योजना 1989। यह योजना दो योजना को मिलाकर बनाई गई थी। यह योजना दो योजना को मिलाकर बनाई गई थी। यह योजना दो योजना को मिलाकर बनाई गई थी। ठीक है, यह योजना दो योजना को मिलाकर बनाई गई थी। इन्हीं शब्दों के साथ, और जितनी भी नवीनतम योजना हो जाए अगले 6 महीना साल भर जो भी हो, तो इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, तो आपका नोट क्या रहेगा, हमेशा अद्यतन रहेगा। और कभी कभार, जैसे पिछले साल मैं पढ़ाया था कि वर्तमान में भारत का बेरोजगारी दर 9.3 था। क्यों था? कोरोना के कारण। लेकिन आज की तारीख में वो डाटा खत्म हो गया। वो सब सामयिक डाटा होते हैं, और जब चर्चा में आती है तब उन चीजों को लिखी जाती है, अन्यथा उसके बाद क्या होता है, खत्म हो जाती है। आज की तारीख में भी है बेरोजगारी, लेकिन आज की तारीख में 4 से 4.5% के आसपास बेरोजगारी देखी जा रही है। तो यह है महत्वपूर्ण बिंदु। उस समय डबल डिजिट के आसपास तक हम पहुंच चुके थे, और इसका प्रभाव लगता भी था समाज में। कोरोना का जो इम्पैक्ट था विशेषकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यहाँ तक कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के भी कई लोग जो कंपनी में काम करते थे, उनको वर्क फ्रॉम होम का स्वरूप देकर और कई महीने घर पर बैठा दिया गया। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो बेरोजगारी के कॉन्टेक्स्ट में जितनी बातें मैंने आपके समक्ष की है, ये अपने आप में बहुत है। और याद रखिएगा, पुरानी बेरोजगारी से जुड़े हुए समिति क्या याद करिएगा, सप्रू समिति और भगवती समिति को याद करके क्या कीजिएगा। अब जब भी बेरोजगारी से जुड़े हुए कोई समिति गठित हो, तो वो आपकी परीक्षा के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक लाइन लिखी दो नोट में, सप्रू और भगवती समिति का संबंध, सप्रू सप्रू और भगवती समिति का संबंध, सप्रू और भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है, बेरोजगारी से है, बेरोजगारी से है। सप्रू और भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है।
लेकिन अद्यतन समिति पर ध्यान रखना है, लेकिन अद्यतन समिति पर ध्यान रखना है, लेकिन अद्यतन समिति पर ध्यान रखना है। ध्यान रखना है। नोट नंबर 2, मुद्रा योजना, मुद्रा योजना, मुद्रा योजना का पूरा नाम मुद्रा योजना का पूरा नाम माइक्रो माइक्रो यूनिट माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट मुद्रा। आर से फिर रीफाइनेंस एजेंसी से, एजेंसी से है जिसकी शुरुआत 2016 से हुई थी, जिसकी शुरुआत उस बार बराबर पूछे जा रहे थे 2016 से हुई थी। और याद रखिएगा इस योजना के 3 भाग हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तुमको 50,000 रुपया चाहिए तो शिशु योजना के तहत मिलेगा, 5 लाख रुपया तक चाहिए किशोर योजना के करीब में मिलेगा, 10 लाख रुपया तक चाहिए तो तरुण। मतलब बाल काटने वाला सैलून खोलना है 50,000, पार्लर खोलना है 5 लाख, अब पॉन्ड्स बनाने वाला फैक्ट्री खोलना है तो उसके लिए 10 लाख। तो यही था इसका शिशु, किशोर और तरुण। तो लिख देंगे इस योजना के 3 भाग थे, अभी भी मिल रहा है, हमेशा मिलेगा। इस योजना के 3 भाग थे, शिशु, किशोर, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में लिख दीजिए 50,000, किशोर में लिख दीजिए 5,000, सॉरी गलती हो गई, क्षमा कर दो, 5 बार बोलेंगे 5 लाख तो सुनाई नहीं देता है, 5 लाख और उससे ऊपर 10 लाख। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बेरोजगारी क्या हो गई, हो गया ना। अब इसको क्या करना है, अब आपकी बेरोजगारी कब समाप्त होगी, तब इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से याद करके क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। टाइम मैनेजमेंट के लिए सेट वेट बनाते रहिए, उससे समय प्रबंधन ठीक होता है। लेकिन नोट्स को अभ्यास पे ज्यादा बल दे दीजिए, दोनों तरह के अभ्यास पे, रिवीजन पे भी और क्वेश्चंस बनाने पे भी, तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी एक अध्याय समाप्त होती है, दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं और वो दूसरा अध्याय है योजना। तो लिखेंगे योजना। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।